के बाद दोबारा इस्तकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी। सलाम जेके और सलाम जेके में खबरों के सफर को देते हैं जरा और तेजी से रफ्तार देते हैं, उसको और बढ़ाते हैं आगे। और सबसे पहले बात करते हैं सिक्योरिटी सिनेरियो की। सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट से जो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर गुज़श्ता 2 महीनों के दौरान जो सिविलियन कैजुअल्टियां हुई थी उन कैजुअल्टियों में मुलविस जितने भी मिलिटेंट थे लगभग सारे मारे गए हैं। जरा से ये खबर सामने आ रही है, यानी शहरी हलाकतों में मुलविस मिलिटेंटों के खिलाफ ऑपरेशन तेज किया गया और 1.5 महीने के दौरान इस तरीके के सर्जिकल अटैक्स किए गए और सर्जिकल अटैक्स किए गए कि मिलिटेंट किसी भी तरीके से निकल नहीं सके। ये ऑपरेशंस की एक डिटेल जो है वो सामने रखी गई है और माना जा रहा है कि जितने भी लोग पिछले 2 महीनों के दौरान सिविलियन कैजुअल्टीज के अंदर मुलविस थे वो सारे मिलिटेंट जो है वो मारे गए हैं। और जो इदाद शुमार एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से ज़राया की तरफ से सामने रखे जा रहे हैं उसमें सबसे पहली बात 24 नवंबर की कही जा रही है, जब मिलिटेंट मेहरान यासीन शाला, जिस पर यह इल्ज़ाम है कि उसने स्कूल टीचरों को सफा कदल इलाके के अंदर और सिक्योरिटी फोर्सेस पर पैदर पे हमले किए थे, उसको मारने की बात सामने रखी गई है और ये कहा जा रहा है कि एक बड़ी कामयाबी है सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट की। उसके बाद 20 अक्टूबर को मिलिटेंट आदिल वानी जो कानपुर यूपी के कारपेंटर और उसके साथ साथ अनंतनाग के और कुछ और मामलों में वो मुलविस था और अनंतनाग के अंदर शिरमाल शुपियन ऑपरेशन के अंदर जो है वो मारा गया है। उसी रोज एक और मिलिटेंट गुलजार अहमद ऋषि, जिस पर बिहार के रहने वाले नौजवान का कत्ल का इल्ज़ाम था, उससे भी ऑपरेशन के अंदर एक खुफिया ऑपरेशन के अंदर जो है वो मारा गया है। उसके बाद और भी कुछ बातें जो है वो सामने रखी गई है, ताहम ये साफ कर दिया गया कि इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ जो हिकमत अमली तरतीब दी गई है, जो मैकेनिज्म तरतीब दिया गया, उसी का यह नतीजा है कि बैक टू बैक ऑपरेशन जो कराए गए हैं वो ऑपरेशन जो है वो कामयाब हुए हैं। उनमें सिक्योरिटी एजेंसीज को बड़ी कामयाबियां मिली हैं। अब इन कामयाबियों के पीछे 2 बड़ी बातें जो है वो कही जा रही है। एक, ह्यूमन इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा बड़ा है। ह्यूमन इंटेलिजेंस का मतलब कि एस्टैब्लिशमेंट को आम लोगों की तरफ से इतलात मौसूल हो रही थी, जिसके बाद ऑपरेशंस किए गए और ये नतीजा है कि टॉप मोस्ट मिलिटेंट कमांडर जो है वो मारे गए, नंबर 1। और दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि स्ट्रेटेजिकल मैनर में सारे ऑपरेशन चलाए गए, चाहे आर्मी हो, पुलिस हो, सीआरपीएफ हो, उनके पास जब भी कोई इंटेलिजेंस इनपुट आया तो उसे आपस में शेयर किया गया और उस शेयर करने का नतीजा ये हुआ कि कामयाब ऑपरेशन जो है वो किए गए हैं। ये बात एस्टैब्लिशमेंट के ज़राया की तरफ से जो है वो सामने रखी जा रही है। बढ़ते हैं जी आगे, बात ज़रा जम्मू कश्मीर की हो रही है तो जम्मू कश्मीर के उन लोगों की भी बात करें जो झारखंड के अंदर थे और गुज़श्ता दिनों उन पर कातिलाना हमले भी किए गए, जिसके बाद कश्मीरी ताजरों ने सरापा एहतजाज भी हुआ और पुलिस के सामने बाज़ाब्ता तौर पर झारखंड के अंदर उन्होंने तहरीरी शिकायत की है। अब वज़ीर आला झारखंड की खुसूसी हिदायत पर पुलिस हरकत में आई है और पुलिस के मुताबिक उन नौजवानों की गिरफ्तारियां की गई हैं। 3 लोगों को डिटेन किया गया है जिन्होंने कश्मीरी शॉल फरोश ताजिर पर हमला करके उसे जबरदस्ती नारेबाजी करवाने की कोशिश की थी, जिसके बाद वो वीडियो वायरल हुआ और अब झारखंड के वज़ीर आला ने इस बात का यकीन दिलाया है कि कानून सबके लिए एक है, चाहे वो किसी भी जमात और फर्द का आदमी हो, किसी भी सूबे का इलाके का आदमी हो, उसे हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा और इस हमले में जो लोग मुलविस थे उनकी गिरफ्तारियां जो है वो कराई जाएंगी। इधर एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा जो है उनकी तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि केस जो है वो दर्ज कर दिया गया है, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, ताहम हतमी मामला जो है वो अब कोर्ट चला जाएगा। लेकिन फिलहाल मामला ये है कि झारखंड के अंदर जो मामला पेश आया था उसमें झारखंड की इंतजामिया मुतहरिक हुई, उन्होंने लोगों की गिरफ्तारी की है और झारखंड के वज़ीर आला का बयान सामने रखा गया जिसमें यह साफ किया गया कि उनके इलाके के अंदर इस तरीके की कार्रवाई करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी।
चलिए, ये तो कश्मीरी ताजरों के हवाले से बात थी। गिरफ्तारियां हुई हैं और एसएसपी रांची की तरफ से इसमें तफसीलात फराहम की गई हैं। मजीद गिरफ्तारियां हो सकती हैं कंप्लेनेंट के बाद, जो कि वादी कश्मीर से ताल्लुक रखता था, लेकिन ऊनी के शॉल और बाकी जो कपड़े रांची के अंदर हर साल सीजन में जाकर काम करता था, फरोख्त करने का काम था, मगर इन सब के बीच में उसके साथ ये वाक़या पेश आया और इसमें अब नोटिस लिया गया है। 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। बढ़ते हैं आगे, बात अब जरा महकमा जियोलॉजी एंड माइनिंग की भी करते हैं। गैर कानूनी माइनिंग पर काबू पाने के लिए एक और हिकमत अमली तरतीब दी गई है जम्मू कश्मीर के अंदर इस महकमे की तरफ से, और जीपीएस सिस्टम अब नाफिज करने की तैयारी बाकायदा कर ली है। जीपीएस सिस्टम खासतौर से जो डिवाइसेज हैं वो उन गाड़ियों के ऊपर इंस्टॉल करने के लिए तैयारी की गई है मुतलका महकमे की तरफ से, जिनमें खासतौर से मदनियात ले जाने और लाने का काम होता है। मिनरल जम्मू कश्मीर के अंदर उन एरियाज के अंदर जहां पर गैर कानूनी करार दिया गया था कि माइनिंग यहां पर नहीं होनी चाहिए गैर कानूनी तरीके से, इलीगल माइनिंग पर पूरी पाबंदी आयद कर दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी हुआ। लेकिन इन सारी चीजों पर कंट्रोल करने के लिए महकमे की तरफ से अब बाकायदा एक प्लान तरतीब दिया गया, एक फहरिस्त भी जारी कर दी गई है और बहुत जल्द इस अमल को बताया जाता है कि महकमा जो जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट है वो मुकम्मल कर लेगा और जीपीएस वाले जो डिवाइसेज हैं वो उन गाड़ियों के ऊपर लगाएगा जिन गाड़ियों में मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होंगे, यानी जिन गाड़ियों को मुतलका महकमा इस्तेमाल करेगा उन गाड़ियों पर इन जीपीएस इंस्टॉल की जाएगा ताकि उस अमल से बचा जाए जिसके लिए सरकार की तरफ से पिछले साल से अब तक मुसलसल कार्रवाइयां जम्मू के अंदर और कश्मीर के अंदर। अच्छा जी, इसमें सरकार के दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि ये कि जनाब रॉयल्टी का काफी नुकसान होता है। अगर 100 मीट्रिक टन निकालना है तो 150 भी निकाला जाता है, 200 भी निकाला जाता है, कहीं पर वो चेक एंड बैलेंस वाला मामला नहीं है। तो एक तो ये इससे कंट्रोल में रहेगा। दूसरा ये कहा गया कि टाइमली जो है जी मामला क्लियर होगा कि गाड़ी कहां पर है कहां पर नहीं है। तो इस सिलसिले में गुज़श्ता दिनों दरअसल एक मीटिंग, हाई लेवल मीटिंग जो थी वो मुनक्किद हुई थी चीफ सेक्रेटरी की सदारत में, जिसमें इस बात का खुलासा पेश किया गया था कि किस तरीके से इस मैकेनिज्म को इन्वॉल्व किया जाए, किस तरीके से इस मैकेनिज्म तक पर काम किया जाए ताकि बुनियादी सतह पर डिपार्टमेंट को जो है वो फायदा मिले। जब चीफ सेक्रेटरी ने इसको क्लियर किया तो उसके बाद ही जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एम्पेनलमेंट ऑफ वेंडर्स के नाम से बाज़ाब्ता तौर पर एक ऑर्डर जारी किया जिसमें यह कहा गया कि वेंडर आए, वो हमें ये मशीन दे जो हम अपने इदारे के अंदर रखें और बाद में वो जी सारी चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट भी हो, जिसका हमने आपके सामने जिक्र किया है। माना जा रहा है कि बहुत जल्द ये अमल जो है वो शुरू किया जाएगा एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर, जिससे जियोलॉजी माइनिंग डिपार्टमेंट को ये मानना है कि उन्हें रॉयल्टी भी मिलेगी और आवाम को भी कुछ राहत जो है वो इस पूरे मामले में मिल सकती है। तो ये बात थी जनाब चीफ सेक्रेटरी की सदारत में मुनक्किदा मीटिंग के हवाले से, जिसमें यह फैसला लिया गया कि किस तरीके से मादनियात को जो है वो मार्केट तक लाया जाए। इस सिलसिले में जीपीआरएस सिस्टम का नस्ब, गाड़ियाँ जो है जिन गाड़ियों को जीपीआरएस लगा होगा उन्हीं गाड़ियों को माल उठाने की इजाज़त आने वाले दिनों में होगी। अब बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा रोशनी की करते हैं। जी हाँ नाज़रीन, रोशनी मतलब बिजली, लेकिन ये वाली बिजली नहीं। याद होगा कि गुलाम नबी आज़ाद के टाइम में रोशनी कानून बना था, जिस कानून के बाद बीजेपी सरापा एहतजाज भी दिखी, लेकिन अब मामला अदालत के बाद एक बार फिर इंतजामिया के पास है, जहां पर पैदर पे कार्रवाइयां की जा रही है, क्योंकि इंतजामिया को अदालत की तरफ से यह हुक्म दे दिया गया था कि इस कानून को कलअदम करार दिया गया है और जितनी भी जमीनें अवाम के पास है वो जमीनें जो है वो वापस ली जाए। ये मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। और कहां पर क्या कुछ हुआ, तफसील के साथ आसिफ रशीद। बिल्कुल, जो कार्रवाई अभी तक हुई है, जो जमीन वापस अभी तक लेने का अमल शुरू हुआ था, उसमें जम्मू सूबे के अंदर जिला रामबन में, जहां पर यूनियन टेरिटरी इंतजामिया की तरफ से आपको याद होगा कि 1 नवंबर को तमाम जिन लोगों ने रोशनी एक्ट के तहत फायदा उठाया था उन्हें सरकार ने कानूनी शिक का इस्तेमाल करते हुए, सहारा लेते हुए उन सभी लैंड ट्रांसफर्स को न सिर्फ मंसूख किया था बल्कि इस कार्रवाई को मजीद आगे बढ़ाया। तकरीबन 2.5 लाख एकड़ जमीन जो है वो मौजूदा आज के वक्त में जिनके खिलाफ इंतजामिया कार्रवाई कर रही है दोनों सूबों के अंदर, उन सारे लोगों से जब फहरिस्त तैयार हुई तो उनसे वापस लेने की बात कही गई। अब जबकि इंतजामिया की तरफ से तकरीबन पूरे रामबन जिले के अंदर भी नवंबर 15 तक जहां पर डिप्टी कमिश्नर रामबन की हिदायत पर कार्रवाइयां हुई हैं, सबसे ज्यादा जमीन जो है वो यहां पर महकमा माल और पुलिस और दीगर जो सिविल इंतजामिया के अफसरान की तरफ से कार्रवाई की गई है। रामसू तहसील के अंदर तकरीबन 3,353 कनाल, गूल के अंदर करीबन 477 कनाल जमीन जो है, राजगढ़ के अंदर 922 कनाल, बनिहाल
सब डिवीजन के अंदर, 496 कनाल जमीन बटोद के अंदर, इसी तरीके से 1113 कनाल जमीन खड़ी के अंदर और 1923 कनाल जमीन उखड़ाल और 3000 कनाल से ज्यादा 3742 कनाल जमीन रामबन तहसील के अंदर, यानी वो जिला जिसके अंदर सबसे ज्यादा जमीन तमाम तहसीलों के अंदर, तमाम ब्लॉक्स के अंदर रिट्रीव की गई है मुतलका डिपार्टमेंट की तरफ से। दूसरे नंबर पर शोपियां आता है, जहां पर पिछले दिनों भी एक कार्रवाई हुई थी। आपको याद होगा कि इस महकमे की तरफ से कुछ जो गैर कानूनी तरीके से या सरकारी जमीन के आसपास या नेशनल हाईवे के आसपास बताया जाता है कि बहुत सारी इमारतें खड़ी कर दी गई थी, कुछ दुकानें बनाई गई और अदालत की मुदाखलत के बाद जब इंतजामिया को इजाजत मिली कि फौरी तौर पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई करे, तो शोपियां दूसरा ऐसा जिला है जहां पर रोशनी एक्ट के तहत जो अब तक काबिजीन थे, जिन लोगों के पास जमीनें रही हैं, उनसे रिट्रीव करने का यह अमल चला है। रामबन के बाद शोपियां दूसरे नंबर पर हैं। इसी तरीके से जिन लोगों ने रोशनी एक्ट के तहत जमीन ली थी, जो बेनिफिशरीज थे, उनके खिलाफ अवनीरा हल्का जैनपुरा के अंदर जनूबी कश्मीर में ये कार्रवाई चली। तकरीबन 15 कनाल जमीन जो है वो यहां से वापस ली गई इस मुहिम के दौरान और आज के वक्त में भी जिले के अंदर हमारी जानकारी में जो है कि ये कार्रवाई उसी तरीके से जारी है जैसे आगाज इसका जनूबी जिले में किया गया। अच्छा जी, आपको याद होगा साल 2014 में कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें यह साफ कर दिया गया था कि सरकार के पास जो मंसूबा था, जब ये पूरा बिल बनाया गया था, टेबल किया गया था, तकरीरें हुई थी, तो सरकार के पास ये था कि जनाब एक कसीर रकम जो है तकरीबन 25,000 करोड़ रुपया जो है वो ज़मीन के मालिकाना हुकूक देने से सरकार के खजाने में आएंगे और उसका इस्तेमाल जो है वो पावर सेक्टर और दीगर इदारों में जो है वो किया जाएगा। लेकिन 2014 की कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 75 करोड़ रुपया ही रेज किया गया जी, ट्रांसफर ऑफ एनक्रोचमेंट जो ज़मीन वाला मामला है। और जब ये मामला बना नहीं तो अब फिर उस वक्त के गवर्नर ने बाज़ाब्ता तौर पर इस कानून को ख़त्म करने की बात कही थी। मामला अदालत तक का भी चला गया था, ताहम अब ज़मीन वापस लेने का सिलसिला जो है वो और तेज़ कर दिया गया है। बढ़ते हैं जी आगे, बात ज़रा जम्मू कश्मीर की हो रही है तो आपको बात मेट्रो की भी बताते हैं। जी हाँ नाजरीन, अब हाईटेक होने जा रहा है कश्मीर और इस इंतजार में कि कब मरकजी वजारत जो है वो इसको हरी झंडी दे, लेकिन तैयारियों में लग चुका है पूरा सूबा कश्मीर, जहां पर मेट्रो सर्विस चलने के इम्कानात और रोशन हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल डेडलाइन जो है वो इस मेट्रो की 2025 दे दी गई है, यानी 2021 का आखिरी पड़ाव चल रहा है। 22 में काम शुरू होना है, 23 और 24 तारीख को यानी 23 और 24 के आखिर तक इस काम को मुकम्मल करने की हिदायत जो है वो जारी कर दी की गई है और कहा गया कि डेडलाइन जो है वो सेट कर दिया गया है जी 2025 मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के हवाले से। और ये पहला कॉरिडोर जो होगा तकरीबन 12.5 किलोमीटर का होगा, जो इंदिरा नगर से शुरू होते हुए HMT क्रॉसिंग तक चला जाएगा और दूसरा मरहला इसी तरीके से जो है वो बनाने की बात भी कही गई है। और सारे फेजेस प्रोजेक्ट के जो है वो 4 साल के अंदर कंप्लीट करना होगा। राइट्स नामी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने सर्वे किया, जिन्होंने पूरे खाते इसके जोड़े हैं और ये साफ कर दिया है कि इस पर खर्चा जो है वो 4,892 करोड़ आना है और ग्राउंड जीरो पर हलचल जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है। सीधे श्रीनगर चलेंगे, हमारे साथ सईद इरफान फाजिल भी ज्वाइन किए हुए हैं। इरफान, अब मेट्रो की डेडलाइन 2025 मुकर्रर कर दी गई है। 12.5 किलोमीटर का पहला लाइन जो है वो इंदिरा नगर से HMT तक आएगा। सिक्योरिटी कंसिडरेशंस को ध्यान में रखा गया है, ये बात भी जो है वो सामने चलिए इरफान के पास भी चलेंगे, लेकिन बात जरा मौसम की भी करते हैं और उसके साथ साथ एक और मंसूबे की, क्योंकि ट्रैफिक निजाम को दुरुस्त करने के लिए भी श्रीनगर शहर के अंदर जो कोशिशें हुई थी उस पर कितना अमल आज के वक्त में खुद हुकाम कर रही है और तय डेडलाइन के मुताबिक क्या काम चल रहा है या नहीं। बात मौसम की सबसे पहले इरफान के पास भी सीधा चलेंगे और महकमा मौसमियात की तरफ से जो पेशेनगोई की गई थी कि 4 दिसंबर को जम्मू कश्मीर के अंदर बर्फबारी का दोबारा इम्कान है, लेकिन बर्फबारी 50% से कम होगी, इम्कानात इस तरह के जाहिर किए जा रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि जो मुसलसल रात का दर्जा हरारत है उसमें अब थोड़ी सी बेहतरी आई है, लेकिन वादी कश्मीर के बेशतर हिस्सों के अंदर सर्दी की शदीद लहर भी उसी तरीके से बरकरार है, जो तकरीबन पिछले 2 हम देख रहे हैं हफ्तों से चल रहा है। 4 दिसंबर को जहां पर दोपहर के बाद कहा गया महकमा मौसमियात की तरफ से कि बर्फबारी होगी,
बर्फबारी का इम्कान भी है, मौसम तब्दील होना शुरू होगा, लेकिन इसमें यह भी साफ किया गया है माहिरीन की जानिब से कि इस बार तकरीबन 50% तक बर्फबारी जो है वो कम होगी गुज़श्ता सीजन के मुकाबले। इरफान फाजिल के पास चलते हैं। इरफान, क्या कुछ अपडेट्स हैं मौसम पर और इसमें मजीद प्रेडिक्शंस क्या की गई हैं इस सीजन के लिए, और उसके बाद दूसरी खबर पे भी आपके पास आते हैं। देखिए आसिफ रशीद, अगर मौसम को लेकर मैं बात करूं तो मौसम जो है लगातार सर्द तरीन रातों का सिलसिला जो है वादी कश्मीर में शुरू हो गया है और हम देख रहे हैं कि सर्दी में काफी ज्यादा इजाफा, जबकि माइनस टेम्परेचर जो है अब श्रीनगर के अलावा जी हाँ पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग में काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा मुश्किलात जो है लोगों को देखनी पड़ रही है। जबकि मौसमी महकमात की अगर मैं बात करूं तो मौसमी महकमात ने अभी जिस तरीके से प्रिडिक्शन की है 4 और 5 के बीच में, और ये बताया है कि 4 आफ्टरनून के बाद जो है मौसम करवट लेगा और उसके बाद 4 से लेकर 5 तक जो है बारिशें मैदानी इलाकों में अच्छी खासी होगी और बालाई इलाकों में भी बर्फबारी होगी, जिसका इम्कान 50% तक बताया जा रहा है। जिस तरीके से हमने देखा कि लास्ट टाइम भी जब प्रेडिक्शन की गई थी तो बारिशें और बर्फबारी का सिलसिला हुआ था, मगर जो अभी इस वक्त जो सिचुएशन मौसम को लेकर है तो कह सकते हैं कि काफी ज्यादा ठंड में इजाफा है। लोगों ने गरम गरम मलबूसात पहनना शुरू कर दिया, हमाम, कांगड़ी, कोयले का इस्तेमाल अभी से ही शुरू हो गया है, जबकि चिलाई कलान की आमद भी आने वाले दिनों में होगी। अब आने वाले दिनों में अगर देखा जाए तो जिस तरीके से प्रेडिक्शन की जा रही है कि 50% तक ही बर्फबारी रह सकती है बनिस्बत अगर देखा जाए बाकी सालों को लेकर, मगर इस वक्त की जो सिचुएशन है काफी ज्यादा सुबह सुबह घना कोहरा भी रहता है, ठंड भी रहती है और हल्की हल्की धूप जो है, जो खास तौर पर धूप का जो असर होना चाहिए, गर्मी का असर होना चाहिए, वो दिन भर वैसा नहीं रहता है। चलिए, आप हमारे साथ रहिएगा, एक और खबर पे भी आपके पास आएंगे, लेकिन इस बार जो कम से कम दर्जा हरारत जो 0.2 डिग्री सेल्सियस तक भी रिकॉर्ड किया जा रहा है उसमें मामूली बेहतरी आई है। दूसरी तरफ ये कि जो 4 तारीख से मौसम में तब्दीली आना शुरू होगी उसमें 50% से भी कम इस बार बर्फबारी के इम्कानात हैं, जो महकमा मौसमियात की ऑफिशियल कंफर्मेशन इस पर की भी गई है। बात जरा ट्रैफिक निजाम के हवाले से, चूंकि श्रीनगर शहर के बीचों बीच ट्रैफिक निजाम को दुरुस्त करने के लिए कदम महकमे की तरफ से उठाया गया था, इंतजामिया की तरफ से उठाया गया था और ITL सिस्टम यानी जो इंटेलिजेंट ट्रैफिक लाइट सिस्टम का नफाज अमल में लाया जाना था उसके लिए बाकायदा काम शुरू तो हुआ, लेकिन अभी मुकम्मल तौर पर जो हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ट्रैफिक निजाम को बेहतर बनाने के लिए होना था उस पर डेडलाइन मुकम्मल होने के बाद भी कोई अहम पेशरफ्त नहीं हो पाई, जिसका नतीजा यह है कि यह अहम मंसूबा जिसके तहत मुख्तलिफ जंक्शन बनने हैं शहर के उन इलाकों के अंदर जहां इंतहाई मसरूफ तरीन इलाकों में ट्रैफिक खलल डालने से भी परेशानी आम लोगों के लिए, राहगीरों के लिए बनती थी, लेकिन ITLS आज के वक्त में भी चलने का मुंतजर है। इस मंसूबे पर एक डेडलाइन ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। इंटेलिजेंट ट्रैफिक लाइट यानी जो दिल्ली में आप देखते हैं ना, जो जनाब ऑटोमेटिकली चलती हैं, रुकती हैं और ट्रैफिक को रेगुलेट करती है, उसी तरीके का निज़ाम कश्मीर के अंदर मुतारफ़ कराने की कोशिश की गई। 60 से ज़्यादा जंक्शंस को पॉइंट आउट किया गया। 50 जंक्शंस पे कहा जा रहा है कि काम मुकम्मल हुआ, बिल्कुल जी कोई शक नहीं है। 15 जंक्शंस पर काम चल रहा है, ये हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि हैदरपोरा और लाल चौक को अगर आप माइनस करेंगे, बाकी जहां जहां पर भी आपकी ट्रैफिक लाइट्स हैं क्या वो चल रही हैं, और ये ITL का जो नाम है दिया जा रहा है कि इससे कितना फ़र्क पड़ेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सीधे चलेंगे श्रीनगर, इरफान हमारे साथ है। इरफान, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। पिछले काफ़ी अरसे से हम ये सुन रहे हैं कि जनाब नई ट्रैफिक लाइट्स का चलना होगा और स्मार्ट सिटी का ये हिस्सा है, लेकिन सवाल ये है कि आज के दिन में हैदरपोरा और उसके बाद हुमामा और अगर हम डाउनटाउन की ओर जाएंगे तो मीरा कदल के आसपास के एरियाज को ही महदूद कर दिया गया है ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से कि इन लाइट्स की सिग्नल्स को माना जाए। रेस्ट जो 55 से ज़्यादा मकामात है जहां पर ये ITLs लगाए गए हैं और ट्रैफिक जैमिंग बहुत ज़्यादा होती है, क्या यह मुमकिन है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर ये सारा निज़ाम जो है वो बहाल हो सके और ट्रैफिक डिपार्टमेंट को थोड़ा सा लोड कम हो? बहुत बहुत शुक्रिया गवर साहब। अगर मैं बात करूं तो ट्रैफिक इंटेलिजेंस सिस्टम को लेकर देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें रोड सेफ्टी और रोड सेफ्टी के साथ साथ अगर देखा जाए इंश्योर किया गया था स्मूथ ट्रैफिक सिस्टम को लेकर। हमने 2-3 हफ्ते पहले एक प्रोग्राम लालचौक में किया था और हमने लोगों से बात की थी रिगार्डिंग ट्रैफिक सिस्टम और ट्रैफिक लाइट्स, और ये इंटेलिजेंस ट्रैफिक सिस्टम के बारे में जो आप बता रहे हैं जिसमें 66 जंक्शंस है जो तकरीबन बताए गए हैं कि इंस्टॉल किए गए, उसमें 50 जो है मुकम्मल हो चुके हैं और 15 जो है फाइनल स्टेज पर है। मगर मैं गवर साहब ये बात आपको बताना चाहूंगा, कई सारे ऐसे चौक है, कई सारे ऐसे एरियाज है जहां पर ट्रैफिक सिस्टम की अवेयरनेस ही नहीं है। यानी अगर सिस्टम को लगाया गया है, देयर आर सो मेनी पीपल जो अवेयर ही नहीं है कि आखिरकार ये चल रहा है या नहीं चल रहा है।
मैं आपको सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा यहाँ पर। पोलो व्यू का इलाका है, लाल चौक के बीचों बीच जो 4 वे ट्रैफिक, जो 4 वे लेन जाती है, वहां पर इंटेलिजेंस ट्रैफिक सिस्टम लगाया गया है और तकरीबन 2020 में लगाया गया है। अभी तक अगर देखा जाए तो वहां से जो भी कोई चलता है उस पर किसी की नजर नहीं जाती है। दाईं तरफ अगर आप पोलो व्यू के साइड से अगर नजर घुमाएंगे, वहां ट्रैफिक सिग्नल लगाई गई थी पुरानी वाली, वो तो ऑलरेडी डिफंक हो गई है। मगर ये जो नया इंटेलिजेंस ट्रैफिक सिस्टम है ये भी काम नहीं कर रहा है। और देयर आर सो मेनी पीपल जो बोलते हैं कि हमें इस पर नजर ही नहीं जाती, आखिरकार ये लगाया किस लिए गया है। इसके साथ साथ अगर मैं बटमालू की बात करूं, करणनगर चौक की बात करूं, हुमहामा, हैदरपुरा या कई ऐसे चौक्स हैं जहां पर इंटेलिजेंस ट्रैफिक सिस्टम की बात की जा रही है। मैं कहूंगा कि अभी तो पुराना वाला जो ट्रैफिक सिस्टम जो यहाँ पे लगाया गया है वो इतना डिफंक पड़ा हुआ है, उस पर किसी की नजर नहीं जा रही है। नए की जो बात की जा रही है, जिसमें खासतौर पर श्रीनगर म्युनिसिपैलिटी ने बताया है कि अभी मोर देन जो है 10 लोकेशंस को और इंश्योर किया जाएगा, जो विद इन शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में 3 दर्जन से ज्यादा जो है इक्विपमेंट लगाए जाएंगे। मगर यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल बनता है, ट्रैफिक को इंश्योर करने के लिए, स्मूथ करने के लिए जो आपने पहला सिस्टम लगाया वो नाकारा हुआ, लोगों ने सवाल खड़े किए। अब आप इंटेलिजेंस ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, इंटेलिजेंस ट्रैफिक सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये ऑलरेडी अगर लगाए गए हैं तो पिछले 1 साल से कई ऐसे स्टेशन है, कई ऐसे चौक्स है जो टोटली डिफंक है, जो वर्किंग पे नहीं है। अब इसको स्मार्ट सिटी में भी आप कन्वर्ट करते हैं और स्मार्ट सिटी के साथ साथ आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं ये कंप्लीटली डिफंक सिस्टम स्मार्ट सिटी में दिखाई दे रहा है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सईद इरफान फाजिल बता रहे थे कि किस तरीके से इंटेलिजेंट ट्रैफिक लाइट सिस्टम जो है वो फिलहाल पूरी तरह से कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ज़रूर जब ये खबर हम आपको बता रहे तो ये ज़रा से जो हमारे पास इतलात आ रही है वो ये मानी जा रही है कि डिपार्टमेंट ने इस पूरे मामले का संजीदा नोटिस लिया है और ये कहा जा रहा है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर जनाब ये सारी लाइटें जो है वो फंक्शनल बनाई जाएगी और ये जो स्लो मोमेंट, अगर ट्रैफिक जैम नहीं है जी, स्लो मोमेंट जो ट्रैफिक का है, इस स्लो मोमेंट ऑफ ट्रैफिक को भी बहुत जल्द जो है वो ठीक किया जाएगा। तो ये तो जनाब इंतजामिया के अफसरों का मानना है। बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा आपको बताते हैं जी। अब 2 बड़ी बातें और उसके बाद हमारी फोन लाइन्स भी खोलनी है, आपकी बात भी होगी और आप कॉल कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन बात जरा कोविड की करते हैं, क्योंकि एक तरफ से नए वायरस ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। दुनिया भर के अंदर कई ममालिक जो है वो परेशान कुन सूरत हाल से 2-4 हो रहे हैं। वहीं पर कोरोना वायरस के केसों में फिर से एक बार फिर उछाल जो है वो पिछले 24 घंटों के दौरान देखने को मिला है। 145 से ज्यादा नए केसेस जो है वो सामने आए हैं। 2 लोगों की मौत कोविड-19 की वजह से हुई है और अब माना जा रहा है कि जनाब ये जो ताज़ा मामलात सामने आए हैं इसमें कश्मीर से 127 जबकि जम्मू से महज 18 नए मामले दर्ज किए गए हैं। सरकारी बुलेटिन के मुताबिक पहले जो 2 अमवात बताई गई थी उसमें देर रात एक और इजाफा किया गया है और कुल मिलाकर 3 अमवात और 149 नए केसेस की तस्दीक हुई है। सबसे ज्यादा केसेस जो हम अभी तक देख रहे हैं वो कश्मीर वादी से एक बार फिर हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 30 लोग जो जम्मू सूबे से जो ताज़ा तरीन केसेज आए हैं, 149 पॉजिटिव केसेस कश्मीर सूबे से। इसी तरीके से ओवरऑल जो टेली यूनियन टेरिटरी के अंदर पहुंच गई वो तकरीबन 3,36,000 से तजावुज कर गई है और 3 मजीद अमवात के साथ ये मरने वालों की तादाद जो वो अब तक 4,473 तक पहुंच गई है। सरकारी आदाद शुमार बताते हैं जिनमें 2100 से ज्यादा जम्मू से हैं और 2200 से ज्यादा कश्मीर से हैं। इसी तरीके से लद्दाख के अंदर भी मजीद 20 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं जहां पर तादाद 1200 के पार पिछले सिर्फ 4 महीनों के दौरान ये पहुंच गए हैं और इस तरीके से सारी सूरत हाल अब तक यूनियन टेरिटरी के अंदर है। दूसरी तरफ जहां पर जनूबी अफ्रीका और दीगर ममालिक में जो तेजी से फैलने वाला वायरस है इस पर जम्मू कश्मीर के अंदर भी, चूंकि ओमिक्रॉन नाम से इस वायरस को जाना जाता है और इंटरनेशनल परवाजों से मुसाफिरों का जम्मू कश्मीर पहुंचना भी इस वक्त लगा हुआ है, उस पर एक बार फिर परवाजों पर पाबंदी आयद की जा सकती है हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर भी डॉक्टर MS खुरू जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर उस कमेटी का हिस्सा है जो मुसलसल सरकार के साथ न सिर्फ मुशावरत करते हैं बल्कि बाकायदा एक फ्रेमवर्क, एक प्लान तरतीब दिया जाता है, गाइडलाइंस बनती हैं, क्या इकदाम महकमा सेहत की तरफ से उठाए जा सकते हैं। डॉक्टर खुरू का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल उसमें रहता है। वो ये मानते हैं कि नए वायरस ने तशवीश में इजाफा कर दिया है लेकिन तैयारी के लिए मजीद 2 हफ्तों का वक्त लगेगा और चंद हफ्तों के अंदर मुशावरत करने के बाद इस पर कोई फैसला भी जम्मू कश्मीर लेवल पर भी इंतजामिया ले सकती है। उनकी तरफ से फिलहाल तैयारियां की जा रही हैं जिसमें तकरीबन 2 हफ्ते लग सकते हैं।
चलिए जी, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आएंगे तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की खबर और उसके साथ साथ आपको बताएंगे कि एसईडी ने क्या कुछ फैसला लिया है। दोनों बैक टू बैक खबर बताएंगे, आपकी फोन कॉल्स को भी शामिल करवाएंगे प्रोग्राम में, लेकिन छोटे से तिजारती वक्फे के फौरन बाद।